पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में एसिमिलेशन के बारे में बात किया था। हमने कहा था जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज और अमीनो एसिड या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसमें टॉक्सिक वगैरह भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये ब्लड डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन तक नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट सेल तक नहीं भेजा जाता, इसलिए पहले ब्लड को भेजा जाता है लीवर तक। कहाँ भेजा जाता है? लीवर में ब्लड जो है, वो जो ब्लड आया है उस ब्लड का टॉक्सिक को रिमूव किया जाएगा, और जब टॉक्सिक को रिमूव किया जाएगा इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये ब्लड डिटॉक्सिफाई होके चला जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से चला जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, वहां से ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट के पास आता है, हार्ट से ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाता है। जैसे ही सेल के पास जाएगा तो सेल से ग्लूकोज चला ब्लड से ग्लूकोज सेल के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन सेल के पास चला जाएगा, और उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बनाया जाएगा। वो एटीपी को ग्रोथ में यूज किया जाएगा, रिपेयर में यूज किया जाएगा, रिप्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए वो फूड को यूज किया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद हमने रिस्पायरेशन स्टार्ट किया था। रिस्पायरेशन में हमने कहा था कि फूड का ऑक्सीडेशन करना, ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन करना और एनर्जी बनाना, इसी चीज को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जगह जगह हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन होता है पार्शियली स्टेप बाय स्टेप, और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं रिस्पायरेशन, है ना। तो फूड जो है फ्यूल की तरह काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फूड कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, प्रोटीन, फैट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पसंद किया जाता है ग्लूकोज को, है ना। एनर्जी निकालने का प्रोसेस क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड आर कॉल्ड रिस्पायरेशन। फूड से एनर्जी निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। मुंडी नीचे नहीं करोगे। फिर बोला कि रिस्पायरेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। रिस्पायरेशन जब होता है तो ये एक सेल के अंदर चलता है। जब रिस्पायरेशन सेल के अंदर चलता है तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हमने रिस्पायरेशन के बारे में बोला कि रिस्पायरेशन दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एनारोबिक उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। एरोबिक हो या एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों ही रिस्पायरेशन सेल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, तब ये एरोबिक कहलाएगा, और बाकी का प्रोसेस जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। और अगर मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स में दो एटीपी प्लस दो लैक्टिक एसिड बन जाता है, दो पायरुविक एसिड और एक ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में हुआ, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में टूट रहा है, दो एटीपी दो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनाता है, ये होता है मसल्स में, और ये एक तरीके का एनारोबिक रिस्पायरेशन है। मैंने बोला मुंडी ऊपर रखो। यहाँ पे बोला पायरुविक एसिड अगर ईस्ट के बॉडी के अंदर टूट के कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल और दो एटीपी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये भी हुआ, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। लेकिन इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे CO2 निकलता है। जब ईस्ट के अंदर चलेगा तो CO2 निकलेगा। एस्चांग में एक क्वेश्चन है 72 नंबर शायद, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ डेमोन्स्ट्रेशन, और उस डेमोन्स्ट्रेशन से वो आपसे सवाल पूछ रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। बना के देखना कैसा है, ठीक है। बुक तो देखते नहीं होगे तुम लोग, याद भी उतना करते नहीं हो, रिवाइज वगैरह करते हो। कल पूछेंगे, ठीक है। कल टेस्ट समझ लेना, कल टेस्ट होगा। हाँ हाँ, सुनो पूरा बायोलॉजी का कल वैवा होगा, वैवा पूछेंगे और लाठी चार्ज करेंगे, समझ गए? हाँ, वो है लाठी की नहीं है, गिर गया क्या? क्यों, कल तुम्हारा कोई है, कुछ है क्या तुम्हारे यहाँ? शादी भी है क्या? कल नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे?
अब बताओ, तुम अवेलेबल नहीं हो तो अब आप उसमें क्या कर सकते हैं? परसों कल वाइवा होगा, वाइवा परसों टेस्ट ले लेते हैं। देख, कल वाइवा ले लेंगे, कल ओरल टेस्ट, परसों रिटन टेस्ट ले लेंगे। और रिटन टेस्ट, हाँ हाँ, जितना तुम्हारे कॉपी में है उतना का टेस्ट होगा, ठीक है? कॉपी से बाहर टेस्ट नहीं होगा। और टेस्ट लगभग 20 नंबर के आसपास का होगा, सब कुछ रहेगा। एमसीक्यू रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब रहेगा। चलो, यहाँ पे मैंने एनारोबिक रिस्पायरेशन को एकदम फ्रेश करके लिखा है। ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, ईस्ट के अंदर है, फर्मेंटेशन हो रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है, 2 एटीपी बन रहा है और 2 CO2 यहाँ पे निकलता हुआ भी दिख रहा है। ग्लूकोज अगर किसके अंदर, अगर मसल्स के अंदर हो रहा है तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस कहलाया। मसल्स में हो रहा है तो 2 लैक्टिक एसिड और प्लस 2 एटीपी बन रहा है। तो ये बात हमने कल करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये किसी सेल के अंदर हो रहा है, नॉर्मल सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और वहां पे होता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से ही 36 या 38 एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है? 36 या 38। फिर हम लोग रिस्पायरेशन और प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में ब्रीदिंग जैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है, तो रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है, ठीक है? जैसे ये प्लांट है, प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट में जो है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। तो पहले रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स जो होते हैं, रूट में रूट हेयर होते हैं, उस रूट हेयर से डायरेक्ट CO2 निकल जाता है और ऑक्सीजन चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ रूट्स हेयर हो गया गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। जब स्टेम की बात करते हैं तो प्लांट में जो स्टेम होता है, अगर वुडी प्लांट है तो प्लांट में स्टेम जो होता है, स्टेम में छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? इससे गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, CO2 बाहर आ जाता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे स्टेम होता, अगर कोई छोटा सा पौधा का, हर्ब सब्स का, तब वहां पे स्टेम के ऊपर लेंटिसेल्स ना होके स्टोमाटा होता। क्या होता? स्टोमाटा होता। तो ये स्टेम में भी किस तरीके से हो गया है गैसियस एक्सचेंज। तो उसके बाद हम बोले बाय लीव्स। लीव्स के पास तो क्या होता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा से ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है। लेकिन रिस्पायरेशन में, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उल्टा हो जाएगा, CO2 अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। रिस्पायरेशन रात दिन दोनों होता है। तुम ऑक्सीजन कब लेते हो, दिन में कि रात में? अरे दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, अरे दिन में लाइट रिएक्शन चल रहा है, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो जब वो ऑक्सीजन दिन में बना ही रहा है अपने बॉडी के अंदर, तो बाहर से उसको ऑक्सीजन लेने की क्या जरूरत? जब तुम कह रहे घर में पानी पूरी बन रहा है तो तुम बाहर जाके खाओगे, वही कहानी। क्या हो गया? तो यहाँ पे बोला कि स्टोमाटा में जो है, जब प्लांट खुद दिन में ऑक्सीजन बना रहा है अपने बॉडी में, तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन बाहर से ऑक्सीजन लेता है, वो रात में लेता है, क्योंकि रात में फोटोलिसिस नहीं होती है, वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती है। और जब वाटर की ब्रेकडाउन नहीं होती है तो रात में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। बताया है पहले ये बात। हाँ हाँ। किसको? तो तुमको क्या लगता है रात को प्लांट ऑक्सीजन खत्म कर देता है? 21% ऑक्सीजन है, 20.98%। कितना खत्म करेगा? और दिन में उसको पूरा भी तो कर देता है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटर का होता है ऑस्मोसिस से। रिस्पायरेशन इन
एनिमल्स। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में बात करोगे, देख रहे हो विनोद? हाँ, नहीं करना उतना, आओ समझते। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में आपको सबसे पहले ये जानना होगा किस एनिमल में किस तरीके का रिस्पायरेशन होता है। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके का रिस्पायरेशन। पहला यहाँ पे हो गया जनरल बॉडी सरफेस। पहला क्या हो गया, बोलना, बोलवे नहीं करेगा। पहला हो गया जनरल बॉडी सरफेस, GA होगा, GENE, GENERAL, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे स्किन या बॉडी सरफेस, स्किन या फिर बॉडी सरफेस। ठीक है। तीसरा यहां पे हो गया ट्रेकियल ट्यूब्स, थ्रू ट्रेकिया। चौथा हो गया गिल्स, ठीक है। और पांचवा हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन कौन कौन सा क्या हो रहा है? पल्मोनरी रिस्पायरेशन कोई थ्रू लंग्स बोल देते हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन, ठीक है। लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगा, क्या कहलाएगा? स्टेन हटाओ तो तुम लोग पहले। अब जिसका स्टेन लगा हुआ देख लिया ना, उसको खड़ा कर देंगे, उसको 15-20 मिनट वो खड़ा रहेगा। इसलिए खोपड़ी में दिमाग में बिठा लो ये बात कि स्टेन गलती से भी ना लगे, नहीं तो आगे का तुम 2-3 टॉपिक खड़े खड़े पढ़ोगे। देखो, पहला है जर्नल बॉडी सरफेस, ठीक है। अब जर्नल बॉडी सरफेस जो होगा वो कैसे होगा, ध्यान समझोगे। तो जर्नल बॉडी सरफेस में क्या होगा, उसको हम कहाँ ड्रॉ करें? अगले पेज पे, क्या यहीं पे करता है। जर्नल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस किस में होता है, जरा ध्यान से समझना। जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर। जैसे बोला जाए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्ट करता है, ठीक है। कैसे डायरेक्ट करता है? मान लेते हैं यहाँ पे कोई अमीबा है, ये अमीबा है। तो अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और यहां से CO2 डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, बोलो, ये सेल मेम्ब्रेन को ही यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही गैसियस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। 9th क्लास में पढ़े हो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अंदर में CO2 ज्यादा है, CO2 अंदर क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ आ गया बाहर, और बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ चला गया अंदर, इसी को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरल बॉडी सरफेस से
ये लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं। हाँ है हाँ, कौन बोला नहीं जाता है? नाइट्रोजन नहीं जाता, कौन बोला? कौन बोला बस ऑक्सीजन ही जाता है? बकलोल आ गई। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा लंग्स, हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन बस ऑक्सीजन को ही पकड़ता है। बात समझे? नाइट्रोजन जैसे गया था वैसे निकल जाता है। समझे बात को? समझे कि नहीं रे? हाँ, तो ये वाला बात समझ में आया। जनरल बॉडी सरफेस से कैसे कैसे सेक्शन हो गया, बस इतना ही था। एग्जाम्पल बस लिखना है। एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर लिखना दो, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, जो भी यूनिसेलुलर है सब में ऐसा ही होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी लगा दो। हाइड्रा, प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए, क्लियर ना? तो पहले ये वाला लिख दो, तब नंबर 1 नंबर 2 डाल के बाकी लिखते जाना। पहले ये लिख लो, उसके बाद अगला समझाते हैं, ठीक है। हम इधर ही समझाएंगे। ये लिखे ना, वहां लिख के इसको समझा दिए, फिर इसको मिटाएंगे। मिटाएंगे क्या, बोर्ड पे तो रखना पड़ेगा ना। चलो आगे समझाते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा क्या है? हाँ, स्किन और बॉडी सरफेस। हाँ, हाइड्रा के बाद प्लेनेरिया, PLANERIA। अब नॉर्मल यहाँ पे बॉडी सरफेस जो हो रहा है वो हो रहा है किस किस में? देखो, जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, और ये ऑर्गेनिज्म में ये इसका स्किन है, जैसे मान लो ये कोई लीच है, जोक, समझते हो, ठीक है, वो है। तो इसका में ये जो स्किन है ना, इसका ऊपर वाला स्किन के जस्ट नीचे यहाँ पे रहता है ब्लड वेसल्स। स्किन के जस्ट नीचे यहाँ ब्लड वेसल्स रहता है, और यहाँ पे इस तरीके से कैपिलरी, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कैपिलरी रहता है, यहाँ पे इस तरीके से कैपिलरी रहता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इधर से ब्लड आता है, समझना ध्यान से मेरी बात, जब यहाँ पे ब्लड आता है, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं कोई, ठीक है, समझना ध्यान से। जब यहाँ पे ब्लड आता है, जब यहाँ पे ब्लड आता है, मान लो इधर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, इधर से ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डायरेक्ट जो स्किन का ऊपर का लेयर है, ये स्किन को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, पढ़ाए हैं टिश्यू में। एपिडर्मल स्किन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एपिडर्मल स्किन बोलते हैं। तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस प्लांट और एनिमल दोनों में। यहाँ पे एपिथेलियल बोलते हो, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब सबसे आउटर लेयर होता है स्किन का। तो ऊपर में आउटर लेयर यहाँ पे स्किन का एपिडर्मिस,
अब इसको डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन क्रॉस करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर, और CO2 जो है डायरेक्ट यहां से निकल जाता है बाहर। CO2 जो है यहां से डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो यहां से निकल गया CO2, डायरेक्ट स्किन को क्रॉस कर देता है। अब जो ब्लड होता है वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। यहां जो ब्लड हो गया, यहां जो ब्लड हो गया ये अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो नॉर्मल स्किन से ही यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे बात समझ रहे हो, ये स्किन से ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस टाइप के रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं स्किन या क्यूटिनेशियस रिस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं, क्यूटिकुलर रिस्पिरेशन या क्यूटेनियस रिस्पिरेशन इसको बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्यू, स्पेलिंग क्या होगा, CUTAN, क्यूटिनियस, TANTANEOUS, क्यूटिनियस रिस्पिरेशन। इसको क्यूटिनियस रिस्पिरेशन भी बोला जाता है। बात समझे क्यों? क्योंकि स्किन से हो रहा है। एग्जाम्पल किस किस में होता है ऐसा, एग्जाम्पल किस किस में होता है, तो एनेलिडा में, एनेलिडा में, एनेलिडा में और एम्फीबियंस में। एनेलिडा में आ जाता है लीच वगैरह, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आ गया फ्रॉग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्किन वाला रिस्पिरेशन, क्यूटिनियस रिस्पिरेशन। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बड़ा कर दे, पहले इतना को लिखो उसके बाद आगे बढ़ो। थोड़ा बड़ा कर दे। कौन वाला, ये वाला या ये दोनों वाला? लिखो पूरा बढ़िया से। अब बताते हैं क्यों। मेरे सर में सुबह से आज जब से जगे हैं तो दर्द के साथ जगे, मेरे सर में दर्द है, ठीक है। आज मैंने 11th का 2 बैच नहीं लिया, ओनली 12th क्लास का क्लास लिया, और पूरे दिन में आज दूसरा क्लास यही है। जहां हम 4 क्लास लेते हैं वहां आज एक ही क्लास लिए और दूसरा क्लास अभी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्लास अभी ले रहे हैं, सर में मेरा दर्द है और दिमाग मेरा खराब है। तुम्हारा कुछ भी इधर उधर होगा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। छुट्टी नहीं देंगे ना, ठीक है। छुट्टी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मुझे 24 तारीख तक में 2-3 चैप्टर पढ़ाना है। बात समझता नहीं है तुम लोग। विजन स्कूल खुलेगा तो मेरा भी ये शेड्यूल बर्डन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मुझे तब भी क्लास देना होगा, मुझे पता है, लेकिन मेरा शेड्यूल बिजी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये तीनों दोनों समझ में आया? बोलो। चलो, जिसको नहीं आया एक बार पूछ लो, क्या नहीं समझना है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो कि एक बार फिर बता दें, ठीक है। चलो, सबको आया समझ में, कोई नहीं पूछा। आगे सुनो, ट्रेकिया। ट्रेकिया सिस्टम क्या होता है? ट्रेकिया, ये हो गया। फिर बात कर रहा, अल्टीमेटम दे दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब लगता है तुम्हारा किस्मत खराब है। ट्रेकिया का क्या कहानी है? ट्रेकिया का क्या कहानी है? ध्यान से, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसका बॉडी हार्ड कवरिंग से कवर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं
हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है, ठीक है। और ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के बॉडी के अंदर, कॉकरोच के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्स होते हैं। हाँ, कॉकरोच का क्या पीछे की तरफ होता है? ब्रेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉडी में एक नेटवर्क, ट्यूब का एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब लाइक नेटवर्क फैला होता है। तो ये जो ट्यूब लाइक नेटवर्क फैला होता है, ये मान लो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है और ये ट्यूब है, यहाँ इस तरीके से। तो ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स क्या कर रहे हैं, ये ट्यूब्स क्या कर रहा है, ये ट्यूब्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि इसका बॉडी ऊपर हार्ड है, एक्सोस्केलेटन, तो बॉडी से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। इधर देख, पहले समझ ले फिर लिखना, लिखने के लिए टाइम देते हैं तो काय मुंडी नीचे कर रहा है। तो अब ये ट्यूब से क्या होगा, ये ट्यूब से बाहर जो है इस तरीके से ऑक्सीजन निकलेगा, सॉरी CO2 निकलेगा, कौन निकलेगा, CO2, और इसी ट्यूब से कौन चला जाएगा अंदर, O2 चला जाएगा। हाँ, क्या बोले, क्या होता है, कितना ट्यूब होता है, काउंटिंग नहीं है मेरे पास, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रेकियल रिस्पायरेशन, ट्रेकियल रिस्पायरेशन। ट्रेकियल रिस्पायरेशन में यहाँ ट्रेकियल ट्यूब्स है, ठीक है, ये ट्रेकियल ट्यूब है, ट्रेकियल ट्यूब्स, और इसी ट्रेकियल ट्यूब से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये एग्जांपल इसका क्या है, तो इसका एग्जांपल है ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड्स का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स। ऑर्थोपोड्स का क्या मतलब होता है, इंसेक्ट। तो ऑर्थोपोड्स एक फाइलम है, इसी फाइलम का एक एग्जांपल यहाँ पे है क्या, कॉकरोच। ये स्पेलिंग चेक करो, कॉकरोच का स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते हैं, ठीक है, बोलो, चलो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगला है गिल्स वाला, ठीक है। इसको छाप रहे हो या फिर गिल्स पहले पढ़ा दे, छाप रहे हो, छापो। चलो चलो, इधर देखो, आगे देखो। तो ट्रिक क्या हो गया, अब बात हो गई है गिल्स की, अब बात आ जाती है गिल्स की। ध्यान से, गिल्स कहाँ ड्रॉ करें, मछली बनाना है, मछली जल की रानी है, नहीं, चलो अगला है गिल्स। अगला क्या है, गिल्स। गिल्स के थ्रू कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ध्यान से सुनो। तो गिल्स में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो, गिल्स में जैसे मान लो कि ये मछली है, मछली मछली, ठीक है, ये मछली है। तो मछली के बॉडी में कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। इस गिल्स का स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे तो इस गिल्स के अंदर में, इस गिल्स के अंदर में जो गिल्स होता है, इस गिल्स का स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ किया जाए तब क्या होगा, ठीक है। गिल्स के अंदर का स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो अंदर का, गिल्स का अंदर का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो समझ में आएगा और अच्छा से।
तो जब गिल्स का अंदर का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो देखो गिल्स का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। गिल्स का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये जो गिल्स होता है ना, इस गिल्स के अंदर में होते हैं ब्लड वेसल्स। इस गिल्स के अंदर में क्या होता है? ब्लड वेसल्स। यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। इस तरीके से गिल्स के अंदर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। गिल्स के अंदर प्रेजेंट है इससे ब्लड वेसल्स। तो ये जो गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होता है, ध्यान समझना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाला जीव है, पानी में रहने वाला जीव का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा फास्ट होता है इज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जमीन पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों से ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग रेट किसका है? पानी वाले जीव का। क्यों है? क्योंकि उनके पास जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो लोग अपना ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? पानी से। कहां से ऑक्सीजन लेते हैं? पानी से। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो इसीलिए ब्रीदिंग रेट क्या होता है? फास्ट होता है, ताकि पानी का ही ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग। हाँ क्या? हाँ, तो पानी में ऑक्सीजन कम होता है। तो अब जब यहां से मछली मुंह से अपना पानी लेती है, ध्यान से समझो, जब इसके मुंह जब फिश जो है पानी ध्यान से सुनो, अभी लिखो नहीं, रुक जाओ, अभी मत लिखना। जब ये अपना माउथ में वाटर लेती है तो वाटर इधर गिल से बाहर निकल जाता है ना, अलग अलग गिल से यहाँ से बाहर निकल जाता है पानी। इधर से पानी लिया जा रहा है और इधर से निकाला जा रहा है। तो जब पानी लिया जाता है, तो जब पानी यहाँ से निकल रहा होता है, जब मान लो वाटर यहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे आसपास से वाटर निकल रहा होता है, गिल्स के बीच से इस तरीके से वाटर जो है निकल रहा होता है, यहाँ पे वाटर निकल रहा होता है, ठीक है, वाटर निकल रहा होता है। तो जैसे ही वाटर निकलता है तो इस वाटर में प्रेजेंट होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, O2 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 O2, इस तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में। ठीक है, तो अब इधर से ब्लड, इसका जो ब्लड का ये होता है, क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कुछ इधर से आ रहा होता है। ब्लड ये ऐसे, ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ब्लड जब सर्कुलेट इस तरीके से हो रहा होता है, ब्लड जब इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा होता है, तो यहां से ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इस ब्लड में एंटर करने लगता है। बात समझ रहे हो? और इसका जो CO2 है, ब्लड के अंदर जो CO2 है, ये CO2 बाहर निकलने लगता है। यहां से ब्लड से CO2 बाहर निकल जाता है इसे। बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है, देख रहे हो, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गिल्स के ब्लड वेसल्स में चला गया, और इसका जो CO2 है ये इस तरीके से बाहर निकल जा रहा है, और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देखो, वाटर का डायरेक्शन देख रहे हो अगर, तो ये अगर वाटर का डायरेक्शन है इस साइड का, तो ब्लड का डायरेक्शन इसका उल्टा है। ब्लड का डायरेक्शन इसका उल्टा है। देखो, ब्लड का डायरेक्शन ये है, ब्लड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन होने से फायदा है, एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन से क्या है, फायदा है। तो ज्यादा ऑक्सीजन को ये अपने अंदर ले पाता है, उल्टा डायरेक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन को आसानी से कैरी कर पाता है। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से गिल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। बात आई समझ में? अब आप लोग लिख सकते हो उसको। देखो, इसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं। एग्जाम्पल जो है इसका वो है, जैसे कि फिश, फिश के अंदर यही होता है। और टेडपोल का नाम सुने हो? टेडपोल, फ्रॉग का लार्वा होता है टेडपोल। टेडपोल क्या होता है?
TADPOLES, टेडपोल्स। टेडपोल्स जो होता है फ्रॉग का लार्वा होता है। और लिख सकते हो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इसी से होता है ब्रीदिंग, ETC। बोलो। टेडपोल फ्रॉग का लार्वा है, फ्रॉग का बच्चा। मेटामॉर्फोसिस क्लास 8 में पढ़े थे। मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग बड़ा हो जाएगा तब तो वो लंग से भी लेगा, स्किन से भी लेगा। अब माउथ में बकोफ्रेंजियल ग्लैंड होता है, उससे भी लेता है। 3 टाइप से ब्रीदिंग करता है फ्रॉग। स्किन, हाँ वो यूज कर सकता है अपने कंडीशंस के हिसाब से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से काम करता है। क्या हुआ पलक, किस टेंशन में हो? आज का राशन नहीं है घर में क्या? नहीं, टेंशन में देखे तो हमको लगा शायद। और बढ़े आगे, चलो चलो। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने जनरल बॉडी सरफेस पढ़ लिया, स्किन पढ़ लिया, ट्रेकिया पढ़ लिया, गिल्स पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अगले पेज पे और वहां बड़ा हेडिंग डालेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन, है ना। तो यहां लिख देंगे रिस्पायरेशन बाय लंग्स, रिस्पायरेशन बाय लंग्स, रिस्पायरेशन बाय लंग्स। क्या बोला? रिस्पायरेशन बाय लंग्स, है ना, रिस्पायरेशन बाय लंग्स। respiration by lungs called, respiration by lungs called pulmonary respiration। ठीक है, called pulmonary respiration, called pulmonary respiration। pulmonary respiration, lungs। अब एग्जाम्पल क्या है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हो? जो लैंड पे रहता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं? बोलो। हाँ, एग्जाम्पल में हो गया ह्यूमंस, लायंस, उसके बाद कैट, काउ, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनके पास लंग्स होता है ब्रीदिंग करने के लिए। क्या होता है? लंग्स, है ना। कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा होता है लंग्स। ये हो गया ट्रेकिया इसका, ये इस तरीके से अंदर में ब्रांच होता जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स और लंग्स में लंग्स से रिस्पायरेशन होता है। जल्दी से इस बात को छाप लो, हम इसको अब डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। समझो ध्यान से, अभी लिखेगा कोई नहीं, पहले सुनो और समझो। ठीक है, लिखना मत, नहीं तो कान के नीचे बजाएंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में।
एक पार्ट तो हो गया यहाँ पे रिस्पायरेटरी ट्रैक। क्या हो गया? रिस्पायरेटरी ट्रैक। क्या हो गया? अरे बोल रे। एक हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया एक, ठीक। और दूसरा हो गया रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। या फिर मैं ये बोलना चाहूं कि एक हो गया कंडक्टिंग जोन और एक हो गया एक्सचेंजिंग जोन। एक हो गया कंडक्टिंग जोन, ये सी है, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एक हो गया एक्सचेंजिंग जोन। एक्सचेंजिंग जोन, ठीक है। दो पार्ट हो गया इसमें। जैसे आप पूरा, अगर हम एक बार रिस्पायरेटरी ऑर्गन को पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ड्रॉ करेंगे, अगर नाम लिखेंगे तो ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पायरेशन जहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले आता है नोज फेरिंग्स। सबसे पहले स्टार्ट होता है तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल आगे जाता है तो नॉस्ट्रिल के बाद आता है, नॉस्ट्रिल के बाद, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, बता देते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। नेजल, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल हो गया, नॉस्ट्रिल। और एक हो गया नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर या इसी को नेजल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रे। नेजल चैम्बर या फिर नेजल पैसेज। इसके बाद आता है फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो है, फेरिंग्स के बाद आता है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस आता है, इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस के बाद आता है लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। क्या आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोला जाता है। ब्रोंकाई या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्रोंकाई लिख दिए, ब्रोंकाई, ठीक है, या फिर ब्रोंकस बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बदल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइटिंग बदल दिया, कलर बदल दिया। अगला आ जाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाता है एट्रिया, ठीक है। एट्रिया के बाद आ जाता है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के बाद आ जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये पूरा एक रिस्पायरेटरी ट्रैक है और ये याद होना चाहिए। बोलो तो नंबर 1 में क्या, 2 में, 3 में, 4 में, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये पूरा एक पूरा पाथवे है, जिस पाथवे से एल्वोलाई तक हमारा ऑक्सीजन यानी गैसेस जाता है। यहाँ पे एक्सचेंजिंग जोन कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। मैं जिसको ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक्सचेंजिंग जोन है।
ब्रोंक्यूल से लेके, ठीक है, ब्रोंक्यूल से लेके यहां से ब्रोंक्यूल्स, एट्रिया, एल्वियोलाई, ये सब एक्सचेंजिंग जोन है। एक्सचेंजिंग जोन से मतलब ये है कि यहां से ऑक्सीजन ब्लड में जा सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और ब्लड से CO2 लंग्स में आ सकता है। ये एक्सचेंजिंग जोन हुआ। और जो कंडक्टिंग जोन होता है, तो कहां से कहां है, तो कंडक्टिंग जोन जो हो गया, कंडक्टिंग जोन जो हो गया यहां से है। ये पूरा येलो वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ऑरेंज वाला पार्ट, ये पूरा कंडक्टिंग जोन। क्या ये बोलो, ये हो गया कंडक्टिंग जोन। क्या हो गया बोलो रे, कंडक्टिंग जोन हो गया। क्या हो गया, कंडक्टिंग जोन। तो यहां से नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकाई तक क्या है, कंडक्टिंग जोन, और उससे आगे क्या है, एक्सचेंजिंग जोन। ऑक्सीजन जाता है, हाँ, तो पूरा पाथवे से ही जाएगा। एल्वियोलाई तक सारा गैस जाएगा। लेकिन देखो एक्सचेंजिंग जोन से क्या मेरा मतलब है, अभी हम थोड़ा सा टाइम दो हमको, 2-4-5 मिनट हम डील कर देंगे, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-4-5 मिनट दो। हाँ, लिख लो पहले इसको। हम कंडक्टिंग जोन का फंक्शन बता देंगे ना, तुमको सब समझ आ जाएगा। हम फंक्शन जैसे ही बताएंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखो पहले इसको, लगभग कवर हो जाएगा। देखो, तुम पूछ रहे थे ना क्या है सर रेस्पिरेटरी ट्रैक, समझो यहाँ बात। जब यहाँ पे ध्यान समझो, कंडक्टिंग जोन का क्या काम है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या काम है, और एक्सचेंजिंग जोन का क्या काम है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वीडियो हम कर दिए प्ले, चल रहा है नीचे। देखो इस डायग्राम से समझते हैं सबसे बहुत अच्छे से तरीके से। इस डायग्राम से समझो, देखो यहाँ पे ये है नेजल पैसेज। क्या है, नेजल पैसेज। और यहाँ जो ओपनिंग देख रहे हो, इस ओपनिंग को हम लोग बोल रहे हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोल रहे हैं इसको, नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं। अब यहां से जब एयर नेजल पैसेज में जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे फेरिंग्स में चला गया, कहां लिखा फेरिंग्स, ये रहा, ठीक है, फेरिंग्स में चला गया। फेरिंग्स से एयर जो है यहाँ पे चला जाएगा, एपिग्लोटिस यहीं पे होता है। उसके बाद ये रहा लैरिंग्स, लैरिंग्स में चला जाता है। लैरिंग्स के बाद देख रहे हो यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रेकिया। ट्रेकिया लिखे थे क्या, ट्रेकिया। और ट्रेकिया आगे जाके ब्रांच हो रहा है, ट्रेकिया इस तरीके से ब्रांच हो रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है ब्रांच, ट्रेकिया यहाँ पे ब्रांच हो रहा है। जब ट्रेकिया ब्रांच होता है तो वो ब्रांच किसमें होता है, ब्रोंकाई में। किसमें ब्रांच होता है, ब्रोंकाई में ब्रांच होता है। किसमें ब्रांच होता है, और ज्यादा, बस ये और ज्यादा ब्रांच हो जाता है, बहुत फाइन ब्रांच होता है, बहुत फाइन ब्रांच होता है, तो इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी आगे ब्रांच होता है, तो मैंने एट्रिया एल्वियोलर सैक बोला था, एट्रिया एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। लेकिन यहाँ एट्रिया नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट क्या लिखा है, एल्वियोलर सैक लिखा है। ठीक है, और एल्वियोलर सैक कुछ एट्रिया इस तरीके से दिखता है। ये मान लो एट्रिया है, और ये मान लो एल्वियोलर सैक है। ठीक है, ये एट्रिया है, ये क्या है, एट्रिया है। ठीक है, ये बीच वाला एरिया एल्वियोलर सैक है। क्या ये, एल्वियोलर सैक। और ये एक एक जो देख रहे हो ना, ये है एल्वियोलाई। क्या ये, एल्वियोलाई। बात समझे कि एट्रिया क्या है, एल्वियोलर सैक क्या है, एल्वियोलाई क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे दिखे, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ये पूरा एल्वियोलर सैक है, इसमें छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ग्रेप्स जैसा, अंगूर के जैसा दिखता है बाहर से, एल्वियोलाई इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरा तुम समझो, मेरी बातों को जरा समझो। अगर अभी मान लो तुम लोगों का स्कूल बंद है, जैसे, ठीक है, स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेगा तो जब क्लास जाओगे, फर्स्ट दिन क्लास जाओगे, और
जब बेंच साफ नहीं किया होगा तो बेंच कैसा होगा? बहुत गंदा होगा। एक दिन बाद भी स्कूल जाते हो तो, या मंडे को जाते हो, संडे को छुट्टी रहता है, मंडे के जाते हो तो डस्ट कितना पड़ा रहता है। तो जरा सोचो, तुम लोग इतना दिन से जी रहे हो तो कितना एयर इनहेल किए होगे, इनटेक किए होगे, और एयर जो इनटेक किए होगे तो कितना डस्ट गया होगा? नहीं गया होगा। तो डस्ट को कोई ना कोई तो रोका होगा। अगर इतना डस्ट जाता तो ये लंग्स ब्लॉक नहीं हो जाता आज तक। बस बेंच जो कि ऑक्सीजन नहीं लेता उस पर डस्ट आ जाता है, तुम तो सांस खींचते हो तो डस्ट जाता होगा। तो डस्ट को रोकने के लिए क्या होता है? कंडक्टिंग जोन। बात समझे? तो पहला चीज तो नाक में हेयर है, बाल है, और ये बाल उस डस्ट को रोकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। हाँ, मैं समझा रहा हूं ड्रॉ करके। अगर हम किसी बंदे की बात करें तो यहां पे क्या देख रहे हो? यहां पे क्या देख रहे हो? ये तो इसका नोस्ट्रिल है, और ये अंदर का नेजल चैम्बर और नेजल पैसेज। अंदर जाने के बाद ये फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स आगे यहां से खुलता है ट्रेकिया में, यहां पे स्टार्ट होता है ट्रेकिया, ठीक है। यह आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। हाँ हाँ, लैरिंग्स ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? लैरिंग्स वेरिंग्स सब है, जो है तुम्हारा कंडक्टिंग जोन में जो है, सब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रेकिया है तुम्हारा, ध्यान से समझोगे, ये ट्रेकिया को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में ज्यादा अच्छे से आए। ध्यान समझो, ये जो ट्रेकिया है, समझना है ध्यान से। ये जो ट्रेकिया है, पहली बात तो यहाँ पे नोज में हेयर्स है, ये हेयर्स उस डस्ट पार्टिकल को रोक रहा है। दूसरा चीज ये है कि इस नेजल चैम्बर में या कंडक्टिंग जोन में या फेरिंग्स में इस तरीके से म्यूकस सिक्रेट होते हैं। क्या सिक्रेट होते हैं? म्यूकस। यहां भी क्या सिक्रेट होते हैं? म्यूकस सिक्रेट होते हैं। क्या सिक्रेट होता है? म्यूकस। अब ये जो म्यूकस होता है, जब इधर से एयर पास करता है, जब इधर से एयर पास करता है, यहां से एयर पास करता है, तो वो एयर से डस्ट पार्टिकल कहां चिपक जाता है? म्यूकस में। कहां चिपक जाता है? म्यूकस में। अब इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सीलिया। क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है इस तरीके से, सीलिया अंदर में ट्रेकिया में। यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, ये हम पढ़ाए हैं क्लास 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीलिया ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, सारे सीलिया, ठीक है। जिसकी वजह से म्यूकस पे जो भी डस्ट चिपका होता है, ये डस्ट जो है, ये डस्ट जो है, ये डस्ट जो है उस म्यूकस के साथ ऊपर चला जाता है, ठीक है। डस्ट कहाँ चला जाता है? ऊपर। अब यहाँ पे डस्ट जो है जमा होने लगता है, उसके बाद तुमको खांस आता है, उसका तुम खांसते हो और एक बलगम निकलता है, ठीक है। उस बलगम को फेंक देते हो। वो बलगम जो तुम खांसने के बाद वो निकला, ठीक है, कफ करने के बाद, कफिंग के बाद जो बलगम निकलता है, वो इसके अंदर का डस्ट और उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, वही चीज होता है। वो सर्जी होता है तो ओवर सिक्रेशन होने लग जाता है यहाँ से, ठीक है, नोजल चैम्बर से। अब अगली बात बोला गया, तो पहला काम क्या हो गया कंडक्टिंग जोन का? कंडक्टिंग जोन का पहला काम क्या हुआ? बोलो। कंडक्टिंग जोन का पहला काम यहां पे हुआ, इट प्यूरिफाई द एयर। नहीं कर रहा है? एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, एयर को फिल्टर कर रहा है। तो एक काम तो ये हो गया, ठीक है। अगला काम, अब ये जो म्यूकस है, समझना ध्यान से,
अब यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो म्यूकस है, समझना ध्यान से, अब क्या कह रहा है कि ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन सुनना, ठंडी जब होती है, बहुत ज्यादा ठंड, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बाइक चलाओगे ठंड में, नाक में आवाज आएगी, देखना पानी निकलने लगेगा नाक से, ठीक है, क्योंकि जब एयर तुम्हारे नाक के थ्रू जब तुम्हारे लंग्स में जाता है तो वो एयर जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है नाक से जो जा रहा है। तो हमारा जो ट्रेकिया कंडक्टिंग जोन होता है, म्यूकस जो सिक्रीट करता है, वो म्यूकस उस ठंडा हवा को गर्म करने का काम करता है। मतलब बॉडी के टेम्परेचर में वो एयर को ले आता है। अगर डायरेक्ट वो ठंडा हवा लंग्स को जाएगा तो तुम्हारे लंग्स डिसफंक्शन हो सकता है। बात समझे, लंग्स अच्छे से प्रॉपर काम नहीं करेगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है, बीमारी हो सकती है, तुमको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उस हवा को गर्म किया जाता है, ठंडी हवा को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। दूसरा फंक्शन क्या है, हाँ हाँ, क्या करते हैं, एक्सहेल का छोड़ो, अभी इनटेक की बात करो ना। एक्सेल में तो जब इनटेक वाला एयर को तुम गर्म कर दे रहे हो तो एक्सहेल वाला एयर गर्म नहीं होगा। क्या बात कर रहा भाई, ठीक है, इट वार्म द एयर, इट वार्म द एयर, ठीक है, पहला दूसरा काम हो गया, एयर को वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है। तीसरा इन कोल्ड, इन कोल्ड, ठंडे समय में, ठंड के समय में, या कोल्ड के से अच्छा होगा क्या, विंटर लिख दें, हाँ, या विंटर, क्या ठंडा मौसम में भी होगा, विंटर नहीं है, ज्यादा चिल्ड एसी में बैठ गए तब भी होगा। बात समझा, उसको क्या पता ठंडा है कि गर्म है, हमको बस करना है काम, ठीक है। तो कोल्ड ही लिख देता है, कोल्ड ज्यादा बेटर ना, कोल्ड। तीसरा फंक्शन, ठीक, गर्मी के टाइम में जब बहुत ज्यादा लू बरसती है और गर्म हवाएं आती है, तो जब गर्म हवाएं नाक से जाएगा ना, तो यहाँ पे जो म्यूकस होता है वो एयर को ठंडा कर देगा। गर्मी में गर्म कर दिया और ठंडी में, गर्मी में ठंडा कर दिया और ठंडी में गर्म कर दिया। तो कह रहा है एक कूल, कूलिंग होगा या कूल होगा, इट कूल्स द एयर इन, कूल्स का CLLS, cools the air in summer। हाँ, तो कंडक्टिंग जोन का कितना फंक्शन आया, 3। पहला फंक्शन, इट प्यूरिफाई द एयर। दूसरा फंक्शन, इट वार्म द एयर इन कोल्ड। और तीसरा, इट कूल्स द एयर इन समर। इतना ही काम है कंडक्टिंग जोन का, 3 फंक्शन बस, ठीक है। अब ये ऐसा हो पाए प्रॉपर, इसलिए कंडक्टिंग जोन इतना लंबा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक बार फेरिंग्स के बाद डायरेक्ट इसोफेगस का स्टमक, स्टमक के बाद डायरेक्ट ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। लेकिन तुम लंग्स में देखो, इतना ही दूर में कितना चीज आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा चीजें आ रही है, तो इसीलिए, ठीक है। अब तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रे उत्कर्ष, कंडक्टिंग जोन में परेशान था तू। तो ये कंडक्टिंग जोन का 3 फंक्शन है, ये तीनों होना चाहिए याद। अगले क्लास में हम लोग करेंगे एक्सचेंजिंग जोन, और कल लंग्स खत्म हो जाएगा पूरा, रिस्पायरेशन एक्सचेंजिंग जोन सारा, ठीक है। इतना को रिवाइज करके आना, कल वाइवा है, कल सवाल पूछेंगे सबसे, और परसों